हेलो दोस्तों, कैसे हो सब यार। देखो, आज की इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं 2025 का जो क्वेश्चन पेपर था, उसको हम सोल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं एमसीक्यू सोल्व करूंगा और अगले आने वाली वीडियो में मैं सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड देन सेक्शन डी और सेक्शन ई को सोल्व कर दूंगा। देखो, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे 2x2 का मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, और बोला गया है ए आई जे इज इक्वल टू 1 if I is equal to j and 0 if I is not, अच्छा सॉरी, if I is equal to j then 0 and if I not equal to j then 1 है हमारे पास। देखो, तो हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, a जो होती है हमारे पास क्या बनती है, a11 a12 a21 a22, ठीक है। डायगनल्स पे i इज इक्वल टू जे होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है हमारा, वहां पे क्या होता है, i इज इक्वल टू जे होता है। तो वहां के जो एलिमेंट्स होंगे वो तो जीरो होंगे, है ना। यहाँ पे ये जीरो और यहाँ पे भी जीरो, और बाकी जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारी मैट्रिक्स ये बनेगी। अब देखो, बोला है कि a प्लस ए स्क्वायर निकालो। तो हम एक काम करते हैं, पहले a प्लस ए स्क्वायर निकालने के लिए हम सबसे पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ कि ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 0 1 1 0 इंटू 0 1 1 0। देखो, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तुम लोगों को आता है तो तुम लोग कर दोगे इसको, लेकिन अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तुम लोगों को नहीं आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में तुम लोग लिख सकते हो कि हाँ मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, और आप एक बार अच्छे से इसको समझा दो, ठीक है। तो मैं उसको समझा दूँ। वैसे तो मतलब यूट्यूब बहुत सारी वीडियोस भी पड़ी है जहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं, तो तुम लोग वहां से भी सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो, यहाँ पे जीरो को पहले जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, वन को मतलब इसकी रोज को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, इसकी रोज को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, बस सिंपल करना। तो जीरो से जीरो करेंगे तो जीरो, और वन इंटू वन 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जब इसका निकालेंगे ना, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास। अब हमको निकालना क्या है, ए प्लस ए स्क्वायर निकालना है। तो ए हमारे पास क्या है, 0 0 1 1, और ये हमारे पास क्या आ गई, 1 1 0 0। तो ये बेसिकली मैट्रिक्स बन जाएगी 1 1 1 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x। देखो, जब हम कोस इनवर्स x की बात करते हैं तो इसका जो डोमेन होता है वो होता है -1 से 1, है ना। और इसकी रेंज भी तुम लोगों को पता होगी, इसकी रेंज होती है क्लोज 0 से 1, ठीक है। देखो, कोस इनवर्स x के लिए डोमेन होता है -1 to 1, ठीक है। लेकिन हमको तो निकालना है 2x के लिए, कोस इनवर्स 2x के लिए। तो सबसे पहले देखो, x जो होता है वो होता है -1 से 1। इस पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 2x लेस देन इज इक्वल टू 2। अब कोस इनवर्स अप्लाई कर दो, है ना। तो जो ये 2x हो जाएगा, ये माइनस, अच्छा सॉरी, इसको ऐसे कर सकते, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं होगा ये। देखो, डोमेन में x करते हैं ना हम, तो 2x जो होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा। तो x जो होगा वो -12 से +12 के बीच में होगा। तो हमारा आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। देखो, अगला क्वेश्चन है। देखो, बहुत सारे इजी क्वेश्चन है, और मैं ये मानता हूँ कि एमसीक्यू को छोड़ना, मतलब अगर हम एक एमसीक्यू भी छोड़ रहे हैं क्वेश्चन में तो हमारा एक नंबर खत्म हो गया, है ना, वहीं पे। देखो, इसको क्या करना है, पहले तो मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर दो, है ना। तो जब इसको एक्सपेंड करोगे डिटरमिनेंट को, तो ये बनेगा cos 75
कोस 15 और माइनस साइन 75 साइन 15, है ना। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का। तो ये फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का। तो यहाँ पे ये बन जाएगा कोस 75 प्लस 15 माने ये हो जाएगा कोस 90 और कोस 90 की वैल्यू हमको पता है 0 होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखो आगे फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि इसका डिटरमिनेंट जो होगा वो नॉन जीरो होगा, है ना। मतलब x दिया हुआ है तो x का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा। बोला है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है तो बताओ x इनवर्स कितना होगा। तो क्योंकि हमको पता है जब x नॉन सिंगुलर है मतलब इन्वर्टिबल है तो x इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, है ना। तो x स्क्वायर x इनवर्स, इधर तो x इनवर्स बचेगा, इधर हो जाएगा x इज इक्वल टू x इनवर्स। तो x इनवर्स इज इक्वल टू x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A32 इन द डिटरमिनेंट डेल्टा। देखो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। 1 2 3 2 3 1 3 1 2 हमको दिया हुआ है और एलिमेंट A32 के रेस्पेक्ट में कोफैक्टर हमसे पूछा है। तो देखो A32 वाला एलिमेंट कौन सा आएगा, ये वाला एलिमेंट A32 आएगा, है ना। अब कोफैक्टर निकालने के लिए हमको साइन देखना पड़ता है ना। कोफैक्टर क्या होता है, i प्लस जे माइनस 1 की पावर और कोफैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी यहाँ पे माइनर आएगा वो हम बना के देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे A32 है तो A32 का कॉलम छोड़ना है और रो को छोड़ना है। बचेगा क्या, तो माइनर तो आ जाएगा 1 3 2 1। पर अब यहाँ पे साइन आएगा -1 टू द पावर 3 प्लस 2 मतलब 5 हो जाएगा तो माइनस साइन आएगा। डिटरमिनेंट निकाल लो इसका, तो 1 माइनस 6 मतलब हमारा आंसर आ जाएगा +5। तो मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखो अब अगला क्वेश्चन है इफ A इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो एक काम करो, ऑर्डर n दिया हुआ है ना इसने, तो तुम ऑर्डर n की वैल्यू पर्टिकुलर ले लो 2, है ना। n इक्वल टू पर्टिकुलर 2 ले लो तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी A, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसने ऑलरेडी, तो A इज इक्वल टू 1 0 0 1 बन जाएगा। जब हम एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे तो देखो जब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होती है A B C D, तो इसका एडजॉइंट जो होता है ना, हम क्या करते हैं इन A और D को एक दूसरे से रिप्लेस कर दो, मतलब D और A, और इन दोनों का साइन चेंज कर दो, मतलब -C और -B, ये हमारा एडजॉइंट निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या करो, इन दोनों को एक्सचेंज करना है तो भी वह 1 1 ही रहेगा और इन दोनों का साइन चेंज करोगे तो भी ये 0 0 ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा। अब A इंटू एडजॉइंट ऑफ है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है x इक्वल टू 2 क्यूब एंड y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर देन फाइंड आउट d2y अपॉन dx स्क्वायर एट x t इक्वल टू 1। देखो इसमें कुछ बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, ये मिस्टेक करते हैं कि पहले dy बाई dt निकाल लेंगे तो वो 2t आ जाएगा, फिर d2y अपॉन dt स्क्वायर निकाल लेंगे तो वो 2 आ जाएगा, ऐसे ही dx अपॉन dt निकाल लेंगे वो 3t स्क्वायर आ जाएगा, एंड देन d2x अपॉन dt स्क्वायर निकाल लेंगे वो 6t आ जाएगा, है ना। और फिर इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो वो dt स्क्वायर कट कर देंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू बोल देंगे 2 अपॉन
60 आ गया, मतलब 1/3t आ गया, और t इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1/3 तो ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो ये मेथड जो है हमारा गलत है। देखो सही मेथड क्या होता है, इसमें सबसे पहले हमको फाइंड आउट कर लो dy बाई डी टी और dx बाई, तो dy बाई डी टी हमारा बन जाएगा क्या, 2t, है ना, और dx अपॉन dt हमारा क्या बन जाएगा, 3t स्क्वायर। अब हमको देखो dy d2y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, d बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लो, तो dy बाई डी एक्स तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं ना, दोनों को डिवाइड करके कर लो, है ना, तो ये बन जाएगा 2t अपॉन 3t स्क्वायर, मतलब 2 अपॉन 3t बन जाएगा, है ना, तो d बाई डी एक्स 2 अपॉन 3t बन जाएगा, 2/3 को बाहर निकाल लो, और d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन t, तो ये बन जाएगा 2/3। देखो 1 अपॉन टी का जब हम करेंगे तो -1 अपॉन टी स्क्वायर, है ना, और फिर इसका अगेन डी टी बाई डी एक्स, है ना, भाई हमने टी का किया है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो अगेन 1 -1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर टी का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव आ जाएगा। डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये तो पहले तो बन जाएगा -2 अपॉन 3t स्क्वायर, और डी टी अपॉन डी एक्स, हमने डी एक्स अपॉन टी टी निकाला था यहाँ, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3t स्क्वायर, तो 1 अपॉन 3t स्क्वायर बन जाएगा, और ये बन जाएगा -2 अपॉन 9 1 अपॉन t टू द पावर 4। अब हमको निकालना है t इज इक्वल टू 1 पे, t इज इक्वल टू 1 पे निकालना है, तो t इज इक्वल टू 1 पुट कर दो इसमें, तो जैसे ही t इज इक्वल टू 1 पुट करोगे -2 अपॉन 9 हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा इसमें, -2 अपॉन 9, बी ऑप्शन हमारा इसमें ट्रू हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसको ऐसे करना था, ऐसे अगर हम तुम लोग ऐसे करने जाओगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना, तो ऐसे मत करना, ठीक है, ऐसे करना है इसको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो। अगला क्वेश्चन क्या है, द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड द लाइन वाई इज इक्वल टू 1। देखो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं ना, डायग्राम बनाने में मिस्टेक कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, जो पैराबोला बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y इज इक्वल टू 1 जो लाइन होगा वो यहाँ से पास आउट होगा, तो एरिया हमारा ये वाला आया। ठीक है, इस एरिया को हमको फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले भाई हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिप बनानी पड़ेगी। अब स्ट्रिप हम पैरेलल टू y एक्सिस बना सकते हैं, पैरेलल टू x एक्सिस बना सकते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पैरेलल टू y एक्सिस बनाऊंगा, है ना, इस स्ट्रिप। अब देखो इस स्ट्रिप में अपर लिमिट तो है y इज इक्वल टू 1 पे, देखो जो एरिया होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इनटू, क्योंकि हमने जो लाइन बनाई है वो पैरेलल टू y एक्सिस बनाई है ना, तो यहाँ पे dy, और लिमिट जो आएगी वो y की आएगी, है ना, और y की लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके 1 तक हम जाए, है ना, 0 से लेके 1 तक, तो ये हो जाएगा 0 से 1। अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट किस पे है, y इज इक्वल टू 1 पे है ना अपर लिमिट, और लोअर लिमिट किस पे है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे, तो एक्स स्क्वायर डी वाई, है ना, डी एक्स कर सकते हैं हम यहाँ पे, डी एक्स। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, एक्स -1/3 एक्स क्यूब, अच्छा सॉरी यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी, जो लिमिट आएगी ना, जो लिमिट आएगी, देखो ऐसी गलती तुम लोग भी कर सकते हो, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कि गलती ना हो, है ना। देखो जो लिमिट आएगी ना वो एक्स की आएगी ना, मैंने वाई की लगा दी, है ना भाई, यहाँ पे डी एक्स है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू तो हमने पुट कर दी वाई वाली, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, भाई वाई की वैल्यू तो पुट कर दी ना यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे डी एक्स आया, लिमिट हमारे पास एक्स की आएगी, तो एक्स की लिमिट तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे ना,
यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। तो ये वाला पॉइंट क्या आएगा और ये वाला पॉइंट क्या आएगा, दोनों लाइन और पैराबोला का जो इंटरसेक्शन है वो है। तो दोनों का इंटरसेक्शन हम निकालेंगे, तो यहाँ y की वैल्यू 1 है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आएगी +-1। मतलब ये हमारा पॉइंट जो होगा -1 समथिंग होगा, है ना, और ये पॉइंट 1 कॉमा समथिंग होगा। तो -1 से 1 हमारी लिमिट आएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, इसका डेरिवेटिव कर दो 1/3 x³ और -1 से 1 लिमिट पुट कर दो। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 1 - 1/3 माइनस अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट पुट करो तो 1 -1 और +1/3। ठीक है, ये हो गया 1 - 1/3। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 1 - 1/3, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 1 - 1/3। तो ये क्या बन जाएगा 4/3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4/3 कहाँ पे है, 4/3 ये ऑप्शन नंबर सी पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात ये थी कि x के लिमिट और y के लिमिट में कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे, वो कंफ्यूजन हमको नहीं होना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज ट्वाइस द रेट चेंज ऑफ द रेडियस। देखो उसने बोला है कि dv/dt, मतलब वॉल्यूम में चेंज जो है वो रेट ऑफ चेंज, है ना, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज, वो रेडियस में रेट ऑफ चेंज का डबल है ना? ये हमको दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे d/dt वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³ 2 dr/dt। तो यहाँ से 4/3 पाई तो बाहर आ गया, इसका हो जाएगा 3r² dr/dt, है ना, और ये हो जाएगा 2 dr/dt। dr/dt कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से 2 से ये, अच्छा ये 4 πr² इज इक्वल टू 2 आ गया। जरा देखो हमसे यही पूछा है क्या क्वेश्चन में हमसे पूछा भी यही है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², वही हमसे पूछा था। तो 4πr² की वैल्यू होगी 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिंपल। देखो अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट दिस इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, मैं तो कहता हूँ कि इसको तुम ही कर दो। रूट एक्स की वैल्यू को टी पुट कर दो तो 1/2 √x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, और ये से ना इसको सोल्व करना तुम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन है, हमको d/dx fx इक्वल टू 3x² माइनस 3/x4 दिया हुआ है, और f1 भी हमको दिया हुआ है 0 है। तो हमको fx फाइंड आउट करना, तो मतलब मेनली हमको करना है डेरिवेटिव दिया हुआ है और फंक्शन को फाइंड आउट करना है। तो जब डेरिवेटिव से फंक्शन फाइंड आउट करना होता है तो हमको सिंपली क्या करना होता है, इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, है ना। तो इंटीग्रेशन करने पे d/dx f ऑफ dx, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करेंगे 3x² माइनस 3/x⁴ dx, है ना। तो ये तो हो जाएगा f ऑफ x, और यहाँ पे हो जाएगा जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 3, हाँ सॉरी, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 3x³ माइनस, अब इसको ऊपर लेके चले हम तो ये बन जाएगा x⁻⁻⁴, है ना। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा x⁻⁻⁴ + 1 अपॉन -4 + 1 और प्लस c। तो fx इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 3 से 3 कट गया x³ और ये हो जाएगा
3 माइनस 3 3 से 3 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस, है ना, और 1/x³ प्लस सी। अब उसने दिया है कि f1 आपके पास 0 है, तो f1 मतलब 1 + 1 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ गई -2। तो fx जो है ना वो हो गया x³ प्लस 1/x³ -2। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा इसका। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं यार, मतलब एमसीक्यू ऐसे ही आते हैं, तो मतलब एमसीक्यू गलत मत करना बस। देखो क्या दिया हुआ है, इन NLPP corner points of feasible region determined by the system of linear constants are 1, 1, 3, 0, 0, 3 और z इक्वल टू ax प्लस by दिया। मेन हमारा जो फंक्शन है वो है हमारा z इक्वल टू ax प्लस by, इसको ही हमको मैक्सिमम और मिनिमम करना होता है। उसने बोला है कि जो कंडीशन ऑन ए बी थे, तो मिनिमम जो है 3, 0 पे भी मिनिमम मिलता है और 1, 1 पे भी मिनिमम मिलता है। मतलब 3, 0 पे भी z की वैल्यू जो जितनी होगी उतनी ही 1, 1 पे होगी। तो 3, 0 पे जो z की वैल्यू होगी इसमें 3, 1 पुट कर दो सिंपल, तो 3 है, और वो किसके इक्वल होगा? 1, 1 1, पे ये a प्लस b हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपली हमारे पास 2a इज इक्वल टू b आ गया, तो a इज इक्वल टू b/2 आ गया। सिंपल, ऑप्शन नंबर बी सत्य हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। देखो कंस्ट्रेंट्स हमको दिया हुआ है तो इसको बना दो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो कुछ इस तरीके से लाइन जाएगी, पास होगी यहाँ पे 1, 0 और यहाँ पे 0, 1, है ना, और x y मतलब ये वाला रीजन हमारे पास आएगा। ठीक है, तो इसने बोला है कि अब मैक्सिमम निकाल दो, तो मैक्सिमम या तो यहाँ मिलेगा या फिर 0, 0 पे मिलेगा या फिर 1, 0 पे मिलेगा। तो देख लो यार, 0, 1 पे मिल जाएगा मैक्सिमम, यहाँ पे जब पुट करेंगे तो z इज इक्वल टू 4, है ना, 4, b इज इक्वल टू, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मतलब जो मैक्सिमम मिनिमम मिलता है ना वो हमको कहाँ मिलता है? कॉर्नर पॉइंट्स में मिलता है। कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे ट्राइंगल बना हुआ है, 3 ही कॉर्नर पॉइंट है, तीनों पे चेक कर लो। 0, 0 पे तो 0 आ जाएगा, 1, 0 पे पुट करेंगे तो 1 आएगा और 0, 1 पे 4 आएगा, तो 4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x e की पावर x स्क्वायर प्लस y। देखो इसको हम कर सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x e टू द पावर x स्क्वायर इंटू e टू द पावर y। e टू द पावर y को इधर भेज देंगे तो e टू द पावर माइनस y dy, और ये हो जाएगा 2x e की पावर x स्क्वायर dx। दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दो, e की पावर माइनस y का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस y इज इक्वल टू, यहाँ पे x स्क्वायर को पुट कर देंगे t, x स्क्वायर t पुट करेंगे तो 2x रिप्लेस हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा e टू द पावर t dt। तो माइनस e टू द पावर माइनस y इज इक्वल टू e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t हो जाएगा, तो ये e की पावर t और t की जगह x स्क्वायर प्लस c। सबको एक साइड लेके जाना है तो हाँ, इसको इस साइड लेके आ जाओ, तो ये बन जाएगा e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस y इज इक्वल टू c, है ना। माइनस ही होगा पर उसको नया कौन सा नाम दे दो, चाहे तो तुम के नाम दे दो, है ना। तो e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर माइनस y, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। सिंपल, आगे करें। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था और ऐसा क्वेश्चन आया है 2025 में, तो वो अगले में भी आने के चांसेस है ना पूरे पूरे। देखो हमको क्या दिया है, इफ m and n are if m and n are the degree and order, अच्छा डिग्री और ऑर्डर, तो डिग्री देखो 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। पोलिनोमियल की डिग्री को समझ के कंफ्यूजन मत होना कि हाईएस्ट पावर देखनी है, पर हाईएस्ट पावर किसकी देखनी है? हाईएस्ट ऑर्डर की देखनी है, वो ही हमारे पास डिग्री होती है। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो तो 2 है
और हाई जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट ऑर्डर की देखनी होती है। यहाँ पे पावर 1 है इसलिए इसकी डिग्री 1 है। तो m प्लस n हमको निकालना है, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाईएस्ट पावर देख के कंफ्यूजन नहीं होना है। पावर या डिग्री उसी की देखनी है जिसका ऑर्डर हाईएस्ट है। ठीक है, बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोड ए 1 दिया है, मोड बी 2 दिया है, ए डॉट बी भी 2 दिया है और ए प्लस बी को हमको पूछा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम सबसे पहला काम ये होता है कि इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने से हमारे पास फायदा ये होता है कि हमको उनका डॉट प्रोडक्ट मिल जाता है और कुछ वैल्यूज हमको वहां से जो गिवन है वहां से हमको फायदा मिल जाता है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी बी की वाइंस, ये हो जाएगा मोड ए स्क्वायर और यहाँ से ये मोड बी स्क्वायर हो जाएगा। और ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम ही होता है तो ये 2 बार ए डॉट बी कर दो इसको। ए स्क्वायर इज 1, बी स्क्वायर इज 4, 2 इंटू 2 4, ये हो गया 9 और ये इस तरह स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर रूट कर दो तो आंसर हमारा 3 आ जाएगा फटाक से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 8। देखो यहाँ पे क्या करो, मोड ए मोड बी, ए क्रॉस बी में साइन थीटा लगता है और डॉट में कोस थीटा लगता है। डायरेक्शन को जानते हो, डायरेक्शन नहीं लेनी हमको, डायरेक्शन से मतलब नहीं है हमको। ये तो कट गया, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। साइन और कोस कहाँ इक्वल है, सिंपल से 45 पे, तो 45 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इतने इजी क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए में, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। चलो, a coin is tossed 3 times, the probability of getting at least 2 है। देखो कोइन को 3 टाइम्स थ्रो किया जा रहा है तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या है वो पूरे मैं लिख देता हूँ। हेड हेड हेड, टोटल 8 होंगे, है ना। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। देखो तुम लोग भी जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम लोग भी ऐसे लिखा करो, पहले तीनों को लिख लिया करो। जैसे मैंने तीनों हेड हेड लिख लिया, अब किसी एक को टेल कर दो, फिर उस टेल को हर जगह घुमा दो। ठीक है, अब पहले एक टेल लिया था, अब 2 टेल कर दो, है ना। हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, है ना। अब हेड हेड घुमा दिया और एक आ गया हमारे पास हेड हेड, सॉरी, टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए टोटल, हमको 8 ही चाहिए थे। ठीक है, देखो उसने बोला है एट लिस्ट 2 हेड्स आने चाहिए, कम से कम 2 हेड आने चाहिए, 2 से ज्यादा कितनी में। तो मतलब एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और किसी में एटलीस्ट 2 हेड नहीं आ रहे। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, मतलब 4/8, तो 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सत्य हो जाएगा हमारा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मतलब मैं सोचता हूँ कि 12th में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, है ना। पार्ट ए में पर आते हैं भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, असर्शन है fx इज अ वन फंक्शन। देखो fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब है ना। तो मतलब वैसे तो हमको सबको पता ही है कि एक्स क्यूब का ग्राफ जो होता है ना वो कुछ ऐसा होता है। तो ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है। जब ग्राफ हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो हम बोलते हैं हमारा फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है। हम वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो होगा वो 2x स्क्वायर बनेगा और ये जो है स्क्वायर ऑलवेज भी ग्रेटर देन। तो इसलिए भी क्या हो जाएगा, एफ जो है हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा और हम बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, 1 1 है ना। तो मतलब असर्शन तो ट्रू है हमारा। एफ एक्स इज वन फंक्शन इफ कोडोमेन
अच्छा, कोडोमेन और रेंज जब इक्वल होता है तब तो ऑन टू होता है हमारा फंक्शन, है ना। ये तो हमको पता है, जब कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाते हैं तो ऑन टू हो जाता है। तो असर्शन तो हमारा क्या है, ट्रू है, बट रीजन इज फॉल्स, है ना। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, सिंपल है। अब देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, बोला है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होता एक्स एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 पे। तो हम x इक्वल टू 2 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, तो दोनों ही चेक हो जाएंगे ऑटोमेटिक। भाई कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, है ना, तो f इसको 2 माइनस h कर दें, है ना, तो ये बन जाएगा 2 माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, h टेंड्स टू 0। तो जब मान लो हम यहाँ पे 2 है, हम कहाँ पे हैं, इधर 1 है ना, हम कहाँ पे 2 माइनस मतलब 2 से जस्ट छोटे हैं, है ना, मतलब मैं यहाँ कहीं हूँ, तो यहाँ हूँ, तो मैं यहाँ से जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा तो कहाँ जंप होगा, इससे छोटे वाले इंटीजर पे, मतलब 1 पे आएगा, है ना। और जब ऐसे ही एफ 2 प्लस एच, मतलब हम 2 से जस्ट आगे हैं, तो जब हम वैल्यू निकालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच, तो वो वैल्यू कहाँ आएगी, 2 पे आएगी, है ना, तो 2 पे आएगी, तो दिस इज 2। तो आर एच एल नॉट इक्वल टू एल एच एल, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, और कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन भी क्या बोला है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एनी इंटीग्रल वैल्यू, सो दिस इज ट्रू, दैट्स व्हाई असर्शन इज ट्रू। सो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये हो गए हमारे पास 2025 का जो पेपर था उसके एमसीक्यू सॉल्व हो गए हैं पूरे। अगली वीडियो में डालूंगा कल, उसमें मैं आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी सॉल्व करवा दूंगा, एंड देन फिर सेक्शन डी, और मैं अलग से एक प्लेलिस्ट पूरी बना दूंगा जिसमें एक प्लेलिस्ट में एमसीक्यू डाल दूंगा सारे, जितने भी 2025 2024 2023 मतलब पिछले सालों के जितने भी पीवाईक्यूज है, तुम लोग वहीं से एक बार में सारे के सारे एमसीक्यू सोल्व कर सकते हो। सोल्व भी ना करो तो कम से कम एक बार देख लेना वीडियोस, ताकि तुम लोगों को दिमाग में रहेगी हाँ ऐसे क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है, सिंपल सा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।